क्या है? आप एक मजबूत विपक्ष देश को क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये सवाल है। ये अंततः जनता को तय करना है। हम ये बात उठाते रहेंगे कि हिंदू अस्मिता का प्रश्न नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संसाधनों की लूट का प्रश्न है। 8,000 करोड़ के अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम करते हैं, 10,000 करोड़ रुपए इनके खाते में होते हैं, अगर 500 वैभवशाली इमारतें, ऐसी बड़ी बड़ी 500 करोड़ की इमारतें इनके दफ्तर के रूप में तब्दील होती, तो हम प्रश्न उठाएंगे कि एक गरीब को 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए देते प्रधानमंत्री जी, और आपका कार्यालय 500 करोड़ में बन रहा है। तो ये सवाल हम उठाएंगे। हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी, आज जो एनर्जी क्राइसिस है हिंदुस्तान की, उसके मूल रूप से जनक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं बनाए प्रधानमंत्री जी, 2005 में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाए थे उसके बाद नहीं बनाए। 32 यूरिया के कारखाने हिंदुस्तान में है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाए थे। जानते क्या दिया है अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट? उन्होंने कहा है कि ये 40 और 50 साल पुराने हो गए, 25-40 साल पुराने हो गए हैं और 7-50 साल पुराने हो गए। एक सवाल मुझे पूछने दीजिए अभय जी, आप लगातार बोल रहे हैं, बहुत अच्छा आप बोलते हैं और आपके लिए इस पर आपका साधुवाद। आप पिछले 5 साल के अपने डिबेट्स का उठा लीजिए, यही बातें आप हर बार कहते हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है, 19 में आपने चौकीदार चोर है कहा था, 2027 के चुनाव के पहले अब आप गद्दार कह रहे हैं पीएम और एचएम को। आपको लग रहा है इससे आप पे भरोसा जगेगा जनता का? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है साहब? जिसने विश्वासघात किया हो, जिसने विष के वास में विष घोल दिया हो, जिसने विश्वास में भारत के, उनको क्या कहें? अगर वफादारी की होती तो वफादार कहते हैं अंजना जी। हमने जो भी कहा, ये इतिहास साक्षी है, हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह सत्ता की भूख में नहीं मरे जा रहे हैं। इन्होंने इस प्रजातंत्र को समाप्त करके अपनी सत्ता की भूख मिटाई है। यहां वेस्ट बंगाल में जनादेश नहीं ज्ञानादेश लिया, एसआईआर की अवैधानिक प्रक्रिया, सर्वोच्च अदालत आप कहते हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। आप जानते हो क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट? एसआईआर तो केरल में भी हुआ था, वहां आपकी सरकार बन गई तो सांप सूंघ गया। नहीं, केरल में भी एसआईआर हुआ था। उन्होंने कहा एसआईआर से फायदा हुआ कांग्रेस को केरल में। ये सांप के डसने का सवाल है। अरे सर, डसने वसने का नहीं है, आपको अपने नेतृत्व पर कितना सर, असल सवालों का कांग्रेस सामना नहीं करना चाहती है। एंथनी रिपोर्ट में आपको याद नहीं दिलाना चाहती हूं क्योंकि आप लोगों को फिर परेशानी होगी, लेकिन जहां जहां मुस्लिम तुष्टीकरण होता है वहां वहां आप ही बीजेपी की जमीन तैयार करते हैं। दूसरा, आपके नेतृत्व पर जनता को कितना भरोसा है? बताइए ना। क्या राहुल गांधी मोदी के सामने खड़े होकर मैं लीडर बन रहा हूं ऑपोजिशन का, कोई आप लोगों में एकता है? आपके पास क्या विकल्प है जो आप दे रहे हैं जनता को? आप बताइए ना। आपने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण, हमने कभी शमशान कब्रिस्तान नहीं किया। अगर आप इतनी नफरत करोगे तो किसी को तो वोट देगा मुस्लिम समाज का आदमी। फिर अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है तो आप कहते हो 90% वोट देके तुष्टीकरण किया। अरे बेशर्म, एक बार जवाब ले लेते हैं। 2014 में जब आप सत्ता से जा रहे थे तो 126 देश लुटियंस की सबसे बहुमूल्य प्रॉपर्टियां वक्फ किसने की थी, ये भी बता दीजिएगा अभय जी। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, अभी इन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए अंजना जी, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। आप महिला अस्मिता की तो बात आप करिए ही मत बिल्कुल भी। राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तो आप ही के मंत्री खड़े होकर बोल रहे थे ना कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहां बलात्कार हो सकते हैं। उसके अलावा कर्नाटक के अंदर किस प्रकार के टिप्पणियां रेप के ऊपर की गई, मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं, आंखों से आंसू आते हैं। एक और चीज सुनिए अभय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, पूरी बात सुन लीजिए अब आप। और रह गई बात समाजवादी पार्टी की, 3000 बलात्कार का आरोपी प्रधानमंत्री जी की सत्ता की। अच्छा ये बताइए किसकी सरकार में हुए थे वो बलात्कार? अब यही बता दीजिए किसकी सरकार में हुए थे बलात्कार? जब जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन था तब ये बलात्कार हुए थे, और आपकी सरकार ने तो कोई भी कार्य नहीं किया था। प्रधानमंत्री जी सुनिए अभय जी, हम पर सवाल खड़ा करोगे? आप बीच में लगातार बोलेंगे, आपकी मुकदमा आपको बताता है। सब जगह दुबे बारी इलाहाबाद लगातार बोलते रहेंगे, जल्दी बोलिए। एक बात और, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे क्यों नहीं विश्वास करता आज का युवा। कारण बताता हूं मैं, इनके कर्मों के कारण नहीं करता है। आपको याद होगा 2012 से 2017 के बीच में जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोगों के अध्यक्ष और चेयरमैन कौन थे? सभी यादव थे। उसके अलावा 2000, मैं नाम गिना रहा हूं आपको, आप नाम लीजिए। कांस्टेबल भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश, उनके मलकीत सिंह यादव थे। उसके अलावा यूपी एसएससी के राजकिशोर यादव थे, यूपी एससी के आश्रम यादव थे, यूपी एचईएससी के लाल बिहारी यादव थे। आप ये नाम जो मैं बोल रहा हूं चेक करवा लीजिएगा। दूसरी चीज, 2013 के अंदर किस प्रकार से एक ही समुदाय के 90% एसडीएम बन जाते हैं, ये समाजवादी पार्टी के अलावा किसी भी सरकार में नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं अंजना जी,
जब से 2012 से 2017 के बीच में इन चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोगों के द्वारा चयनित 40,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो थे उनकी जांच अभी भी सीबीआई इंक्वायरी में चल रही है, क्योंकि वहां पर भाई भतीजावाद किया गया। और आप जो बात कर रहे हैं घोटालों की, अगर मैं घोटालों पे गिनवाने में आऊंगा कि आपका गोमती रवन फ्रंट घोटाला, लैपटॉप घोटाला, आपका पेंशन घोटाला, समाजवादी पार्टी 50 लाख में से 7 लाख तो समाजवादी पार्टी के नेता जो गाड़ियों में चलते थे वो 500 रुपए की पेंशन ले रहे थे। ये जनता जानती है कि जब भी आप आते हैं तो सरकार में लूट और खसोट मचाते हैं। क्या कारण रहा कि जब से बाबा की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश निवेश के लिए उपयुक्त हो गया? क्यों देश का दूसरा बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? कैसे जेवर का एयरपोर्ट बन गया भाई, यही बता दो। कैसे डिफेंस के कॉरिडोर बन गए, यही बता दो आप। कैसे 40 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हो गए, यही बता दो आप। क्यों उत्तर प्रदेश में एक जिला एक माफिया खत्म करके जब एक जिला एक प्रोडक्ट बना तो उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में गूंज रहा है? ठीक है, आप बताइए। छोटा सा जवाब आप दोनों तय कर लीजिए आपस में। छोटा भाई बड़ा भाई कर लीजिए, अपना तय कर लीजिए कौन है भाई। देखिए यही जल्दी। डिबेट को ऐसे ही भ्रमित करते हैं। क्या कहा कि उस आयोग में यादव कास्ट के साथ जोड़कर दिखाना चाहिए। ये नहीं बताते कि जब योगी जी आए, आदित्यनाथ जी आए, सुनिए ना, इनका नेता पत्रकार से लेके कोई अरे सुनिए साहब, वहां है और जब उनकी खुद की जात पूछी जाए तो बिलबिला जाते हैं अच्छा संसद में। अच्छा सुनिए ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाला 2024 उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार में, यूपी टीटी घोटाला 2021 आदित्यनाथ जी की सरकार में, यूपी सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला, यूपी पीसीएस जे घोटाला, यूपी पुलिस एसआई घोटाला, यूपी एक लंबी एपीएस भर्ती घोटाला 2012 से 13 के बीच में, एपीओ 2015, आरओ 2013-14, लोअर सबऑर्डिनेट 2013, जोर से चिल्लाइए, सरकारी डॉक्टर और एलोपैथिक 2012 से 2016, एक्सरे टेक्निकल 2016, नहीं दे रहा, और जोर से 2015-16, चिल्लाइए जूनियर असिस्टेंट 2016, हरियाणा में चले जाइए 14 बड़े स्कैम हुए, शिक्षक 2013, चिल्लाइए सर, चिल्लाइए। प्रवेश और भर्ती परीक्षा घोटाले, भर्ती घोटाला 2012 से 14 हो गया। आप सर बताइए। पसीना पूछ लीजिए। हाँ, सुधांशु पसीना पूछिए, जी, सुधांशु जी, एक अच्छा एक सेकंड, आप दोनों से सवाल बारी बारी से होगा, आप दोनों से हुई होगा। सुधांशु जी, 43 सीटें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की आई थी, आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आपने तमाम जगहों पर जो अभी राज्य में आप चुनाव जीते उस पर तो आप खुशी मना रहे हैं कि हमें आशीर्वाद मिल गया, लेकिन अयोध्या ये भाई साहब ले गए, तो ये आपके लिए चैलेंज है या नहीं? अयोध्या, रामेश्वरम, चित्रकूट, भगवान प्रभु श्री राम ने दंड दिया। सर थोड़ा इनको भी बोलने दीजिए, यूपी में ये जीतते हैं, थोड़ा बोलने दीजिए। हम भी जीते साथ में दोनों। देखिए जो इन्होंने बोला वैसे वो पार्लियामेंट में बोल चुका हूं 2024 के बाद। हाँ। भगवान की लीला ये समझ ही नहीं पाए। इन्होंने कहा कि हम अयोध्या हारे, हम बस्ती हारे, यानी वशिष्ठ का, हम प्रयाग हारे, वहां से रामेश्वरम, नासिक सब हम हारे ना। हाँ। ये वो लोग थे जो कहते थे राम हुए कि नहीं सबूत बताओ, राम अयोध्या में हुए कि नहीं सबूत बताओ। वो अपने मुंह से बता रहे थे अयोध्या भी राम की थी, बस्ती भी राम की थी, प्रयागराज भी राम का था, नासिक भी राम का था, रामेश्वरम भी राम का था। और उसके बाद जो राम ने लीला दिखाई वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। अब तो 2 साल में कहां से कहां दुनिया पहुंच गई। और हम लोगों ने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीता, बंगाल जीता, और ये दोनों तो आपस में लड़के अलग हो गए। मतलब अब ये जो साथ में थे चुनाव में समाजवादी पार्टी साथ में नहीं रही। और उत्तर प्रदेश में क्या चेंज हुआ सिर्फ एक लाइन में बताता हूं, बाकी ठीक है बहस करते रहेंगे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी? हम लोग जब बचपन में थे कट्टे बनते थे उत्तर प्रदेश में। अब डिफेंस कॉरिडोर में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बनता है जो 3-3 देशों का एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर इसके बाद भी किसी को बदला हुआ नजारा ना दिखाई पड़ रहा हो तो उसे समझना चाहिए। और रही बात इसकी कि कौन हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करता है, तो आज केरल में इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई है, और ये वही मुस्लिम लीग है जिसने देश का विभाजन किया था। और अगर कोई ये कहना चाहे तो मैं चैलेंज करके कहता हूं, इस मुस्लिम लीग के संस्थापक मार्च 1949 में मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर थे, जो कि पार्टीशन से पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष था। और उसने सेपरेट इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगस्त 1947 में मांगा। और अगर आप कहते हैं ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, तो आप भी इंदिरा कांग्रेस है, वो वाली कांग्रेस नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, सुनिए 1 मिनट, पूरी बात सर, एक लाइन पूरी हो जाए। असम में इनके कितने एमएलए जीत के आए? 19। उसमें मुसलमान कितने हैं? 18। और हम नहीं कह रहे, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है। इसलिए इनको समझना चाहिए, आज आप मुस्लिम लीग के दम पे केरल में सत्ता में है। राहुल गांधी काहे लड़ने गए थे वायनाड? वहां का डेमोग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए। कारण जानते क्या है?
ये मेहनत करना नहीं चाहते, सुविधा की राजनीति। ये कहते हैं बंगाल हम जीते, अरे अमित शाह जी जाके वहां 20 दिन रहे, राहुल गांधी कितने दिन रहे बोलिए? चलिए आसाम में तो आप नेता प्रतिपक्ष थे, कितने दिन रहे? जब चुनाव चल रहा था तो ग्रेट निकोबार से लेकर वियतनाम घूम रहे थे, और उसके बाद लौट क्या कहेंगे एसआईआर हो गया? अरे एसआईआर पे तो शशि थरूर जी का स्टेटमेंट अवेलेबल है कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो वोटर लिस्ट में घपला कर रखा था वो एसआईआर से क्लियर हो गया, तो कांग्रेस को फायदा मिला। ये शशि थरूर जी का वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले। ठीक है, नहीं भाटी जी बोलेगा, भाटी जी बोलेगा। नहीं भाटी जी नहीं सर, नहीं उत्तर प्रदेश में बहस हो रही है। भाटी जी, भाटी जी इनके लिए कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपना मुझसा बुरा ना कोई। चलिए।